नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नेपाल को सबसे पहले मदद भेजकर भारत बना सच्चा दोस्त। भारत 40 टन राहत सामग्री भेजा। तबाही के बाद भारत ने भेजी मदद तो नेपाल ने कहा थैंक यू। नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में 170 से ज्यादा शव बरामद। 300 भारतीय समेत 1500 लोग लापता। राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वर्चुअली खेलो इंडिया संवाद को किया संबोधित। जेन जी से संवाद कर बोले, जो खेलेगा वो खिलेगा। राहुल गांधी ने मनुस्मृति मानसिकता पर साधा निशाना तो मच गया है भारी बवाल। महिलाओं से पितृसत्ता को चुनौती देने की अपील पर भड़की मुस्लिम महिलाएं। कांग्रेस मुख्यालय में जुटी भारी संख्या में बुर्काधारी महिलाएं। मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर बवाल। यूएस संसदीय आयोग ने उठाए सवाल। आरएसएस को बैन करने की फिर से उठी मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात नेपाल जल प्रलय की। नेपाल में तिब्बत सीमा के पास आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद भारत ने राहत और बचाव के लिए मदद तेज कर दी है। आपदा के कुछ घंटों के भीतर ही भारत ने आनन फानन में मदद पहुंचा दिया। अब तक 47 टन से ज्यादा मदद नेपाल को पहुंच चुका है। भारत ने आज सुबह ही दिल्ली के हिंडन एयरबेस से C-17 सैन्य परिवहन विमान के जरिए 35 से 37 टन राहत सामग्री नेपाल भेजा है। ये राहत अभियान भारत की तरफ से भेजी जा रही अतिरिक्त मानवीय सहायता का हिस्सा है। नेपाल ने इस मदद के लिए भारत को थैंक यू कहा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से लेकर हर कोई भारत की इस दरिया दिली की तारीफ कर रहा है। भारत ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन मैत्री के तहत अपने पड़ोसियों और दूर दराज के दोस्तों को मदद पहुंचाता रहा है। पीएम ने भी कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ खड़ा है। सर, भारत ने जितनी तेजी से मदद पहुंचाया है, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। देखिए, नेपाल तो हमारा मित्र देश है। हम तो टर्की जैसे दुश्मन देशों को भी मदद पहुंचा देते हैं। यहाँ तो हमारे रोटी और बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से भारत फुल्ली प्रिपेयर्ड रहता है कि विदिन 24 आवर्स जो है मदद जो है वो वहाँ पहुँचाने में हम कामयाब हो जाते हैं। तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी चीज़, पड़ोसी का भी फर्क होना चाहिए। ये नेपाल के लोगों को भी अब समझ में आ रहा होगा। बात कड़वी है लेकिन सच है। चाइना ने अगर सही समय पे समय रहते नेपाल को उसने आगाह कर दिया होता कि इस तरीके से ग्लेशियर टूटा है, डैम्स टूट रहे हैं, 15 मिनट का भी समय मिल गया होता, लोगों की जान बच जाती। बाकी जो डिस्ट्रक्शन होता वो तो होता ही, लेकिन लोगों की जान बच जाती। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। हाथ खड़े कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें जिस जगह पे ये ग्लेशियर टूटा, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। मतलब आपने जानबूझकर नेपाल की साइड, जो हिमालय का जो नेपाल की ओर आने वाली नदियां या ग्लेशियर्स हैं, उसके तरफ आपने ध्यान नहीं दिया कि भाई कोई मरे तो मरे जाए नेपाल। यही एक चाइना की पॉलिसी और किस बेशर्मी के साथ आकर के वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और नेपाल के अंदर चाइना का माला जपने वालों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा कि कौन बुरे वक्त पे आपके साथ होता है। अगर ये काम हिंदुस्तान की तरफ से अगर होता, अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई ऐसा बाढ़ नेपाल की तरफ जाए या बांग्लादेश की तरफ जाए तो हम ज़रूर इत्तला कर दिए होते, ताकि उसमें किसी की मौत नहीं हो। तो एक बड़ा फर्क, और इसीलिए हर जगह नेपाल में भारत की आज तारीफ हो रही है। जी, तो भारत नेपाल के साथ खड़ा है, तो वहीं नेपाल में बाढ़ से आई तबाही से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 170 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं और उनकी पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। 1500 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। 300 भारत से, 63 अमेरिका से, 34 ऑस्ट्रेलिया से, 33 ब्रिटेन से और 25 कनाडा से थे। इसकी भी पुष्टि हो गई है। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। साथ ही चीन ने नेपाल के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें चीन पर आरोप है कि चीन ने नेपाल को समय रहते चेतावनी नहीं दी और भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। सर, क्या स्थिति है फिलहाल ताजा नेपाल में? देखिए, ताजा नेपाल में स्थिति यह है कि अभी तक शहरों के अंदर
जहां से ये सैलाब गुजरा वहां 10-10 फीट 15-15 फीट मलबा जमा है, अंदर लोग दबे पड़े हुए हैं। कौन जिंदा निकल पाएगा, समय बड़ा कम है। रेस्क्यू बहुत ही वॉर लेवल पे किया जा रहा है और करना भी पड़ेगा, क्योंकि बचने की उम्मीद तो बिल्कुल कम नजर आ रही है। हिंदुस्तान से भी 200 से ज्यादा लोग जो है वो लापता है। 200 के आसपास लोग मानसरोवर यात्रा में वहां फंसे हुए हैं। 200 लोग ये जो मानसरोवर में हैं, आपने वो जो तस्वीरें देखी होगी नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के ऊपर, जहां सबसे पहले इस सैलाब ने स्ट्राइक किया, वही रास्ता है मानसरोवर जाने का, और उसमें सदगुरु के 80 अनुयायी भी इसकी चपेट में आ गए। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह का वीडियो, जिस तरह का संदेश सदगुरु ने दिया, उससे हर किसी का जो है मन बैठ गया है। लेकिन यही तो है कि प्रकृति के सामने किसी का कोई जोर नहीं चलता। अब ये सैलाब भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं कि अब उस सैलाब का जोर, उसका वेग, उसके इंटेंसिटी में बहुत कमी आ गई है। अब ये मैदानी इलाके में आ तो गया है, लेकिन जो इम्पैक्ट, जो हानि नेपाल में देखने को मिला, वो बिहार और यूपी में उस तरीके की विभीषिका देखने को नहीं मिलेगी। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के जन जी के साथ सीधा संवाद किया। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के मन में नए आइडिया आने चाहिए। खेल हमें जिंदगी की चुनौतियों से लड़ना सिखाता है। पीएम ने कहा कि जो खेलते हैं वो खिलते हैं, और खेल में खिलने का मतलब सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, इसका मतलब है व्यक्ति और परिवार का विकास होना, साथ ही देश का मान बढ़ाना। जब कोई खिलाड़ी सफल होता है तो वो सफलता सिर्फ उसकी नहीं होती, इससे उसके परिवार की पहचान बढ़ती है, उसके स्कूल और कॉलेज का मान बढ़ता है, उसके जिले और राज्य की पहचान मजबूत होती है। सर, आज जिस तरह से पीएम मोदी ने जनजी को गुरु मंत्र दिया है, एक बार फिर से उनकी भाषण की तारीफ हो रही है। देखिए, मुझे तो याद नहीं है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने खेल को इतना इंपॉर्टेंस दिया हो। ये खेलो इंडिया कार्यक्रम है, ये घर घर के बच्चे, हमारे घर से भी बच्चे जो है वो खेलो इंडिया में इनरोल्ड हैं, वो खेलते हैं, खूब खेलते हैं। और ये खेल क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री मोदी जो बातें कहते हैं वो समाज के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, लीडरशिप जो है, क्वालिटी, टीम वर्क, वही कर सकता है जो टीम वाले गेम में रुचि रखता है या खेलता है। जब आप अपने सहपाठियों के साथ, सहयोगियों के साथ आप खेलते हैं तो उसमें कई सारी चीजें, ये सिर्फ खेल नहीं होता, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो सबसे बड़ा तरीका हो जाता है। आप एनसीसी में जाएं, आप स्कॉट में जाएं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली लीडरशिप जो है वो आपके पूरे करैक्टर में आ जाता है कि कैसे लीड करना है, कैसे टीम के, ये बहुत जरूरी है आज के ज़माने में, खासकर जहां हर बच्चा मोबाइल लेकर के कोने में बैठा हुआ होता है। ऐसे में बाहर निकल करके आउटडोर गेम्स खेलना, टीम गेम खेलना, ये देश को कहां से कहां पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 2-3 बातें कर रहे हैं। एक, 2047 में भारत का जो प्रारूप होगा, जो हमारा स्पोर्ट्स कल्चर, देखिए छोटे छोटे शहर जैसा देश, वो भी ओलंपिक में जो है वो मेडल लेकर के आ जाता है। बड़े बड़े देश वो मेडल नहीं मिलते। अभी देखिए हिंदुस्तान में अब तो इस बार बहुत सारे मेडल्स आए, अदरवाइज 2, 3, 4 इंडिविजुअल एफर्ट होता था। देखिए, आपको मेडल जीतना है, दुनिया में स्पोर्ट्स का जो सिस्टम करना है, तो वो लोगों की वजह से नहीं होता। आप अपने समाज में किस तरह का स्पोर्ट्स कल्चर बनाते हैं, उससे। हम क्रिकेट में अच्छा क्यों है कि हर गली मोहल्ले में जो है वो क्रिकेट हम लोग खेलते हैं। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री बार बार अपने कार्यक्रमों से बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि एक जेनजी गाली गलौज देने वाला है, एक जेनजी हिंदुस्तान की मर्यादा को बढ़ाने वाला है। और ये फर्क
देश की जनता को समझ में आनी चाहिए। जी, अब बात राहुल गांधी की, जो अपने बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में लड़कियों से पितृसत्ता तोड़ने का आह्वान किया। आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने यह सब केवल हिंदू महिलाओं के लिए कहा है। इसके पीछे वजह भी है कि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए सिर्फ मनुस्मृति का हवाला दिया। इसी वजह से कुछ मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई और कहा कि वो चाहती है कि कांग्रेस नेता उन्हें भी ऐसे ही बराबर का सम्मान दे। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर जमकर बवाल भी हुआ। कुछ बुर्काधारी महिलाओं ने यहां कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और उनसे सवाल किया कि वो महिला सम्मान की बात करते हैं, बराबरी देने की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को क्यों छोड़ देते हैं, उन्हें अपनी बातों का हिस्सा क्यों नहीं बनाते। वाकई में सर, जब बात हिंदू महिलाओं की होती है तो मुस्लिम महिलाओं को क्यों राहुल गांधी भूल जाते हैं? देखिए, वो इसलिए क्योंकि वो कोई महिलाओं का उत्थान हो या पितृसत्ता को वो कोई बाकायदा चैलेंज करने वाले, उसके लिए चैंपियन तो नहीं है। नहीं है, इनके दिमाग में महज ये है कि कैसे हिंदुओं को फोड़ो, हिंदुओं को तोड़ो, और हिंदुओं का जो परिवार का जो स्ट्रक्चर है, समाज का जो ताना बाना है, कैसे उसको तोड़ो ताकि इनको वोट मिल सके। इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है, मुसलमानों को अपीस करके उनका समर्थन लो और हिंदुओं को तोड़ के जातियों में बांट के, रीजन, भाषा और जेंडर में बांट के आप हिंदुओं का वोट लो। यही इनकी स्ट्रेटजी है। जिनको समझ में आता है वो राहुल गांधी के साथ नहीं जाते, और इसलिए आपको हिंदुओं का अपमान करना होता है। मनुस्मृति की बात की है तो अब देखिए, मुस्लिम महिलाएं आ गई कि बोले भाई हम लोगों को क्यों छोड़ दिया। पितृसत्ता तो सबसे ज्यादा इस्लामिक समाज में ही है। वहां तो घूंघट पहनना पड़ता है, घूंघट नहीं, वहां तो बुर्का पहनना पड़ता है, वहां ट्रिपल तलाक है, वहां हलाला है, वहां पता नहीं और क्या क्या है। तो उस पितृसत्ता के जो है के खिलाफ आपके मुंह में दही जम जाती है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन है क्या कि लेने के देने पड़ गए। मैं तो देखा कि वो कांग्रेसी शंकराचार्य जी जो हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, वो भी कह रहे हैं कि भाई खबरदार, राहुल गांधी माफ़ी मांगे नहीं तो हिंदुओं से मैं अपील करूंगा। तो देखिए, जो आदमी राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे कंफ्यूज्ड होता है ना, राहुल गांधी के जैसा, वो वामपंथियों के चक्कर में फंस के कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये जो पितृसत्ता को चुनौती देना, ये सब वामपंथी जार्गन है, ये चोचलेबाजी है वामपंथियों की। और इस चोचलेबाजी में राहुल गांधी बेचारे फंस गए हैं। इनको अपने सलाहकारों को बदलना पड़ेगा और कांग्रेस हेडक्वार्टर और अपने आसपास से नक्सलियों और वामपंथियों को खदेड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर जमकर बवाल मचा हुआ है। न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 29 अगस्त को उनका कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से पहले अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े सलाहकार आयोग यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक बार फिर से बयान जारी किया। संस्था ने आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब हो रही है। उसने अमेरिकी सरकार से आरएसएस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करने की भी अपील की है। साथ ही कार्यक्रम से पहले सुरक्षा को लेकर भी एडवाइजरी जारी किया गया। संगठन ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से अपील की है कि वो सभी न्यूयॉर्क वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाए। इसमें कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सर, ये क्या नई राजनीति हो रही है? कोई राजनीति नहीं, ये ऑफशूट है। कांग्रेस पार्टी, वामपंथी जो हिंदुस्तान में टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसी का ऑफशूट है। कौन कर रहा है ये? वहां एक संगठन है, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, और सुनीता विश्वनाथ चलाती है। राहुल गांधी की वो बहुत बड़ी सखी है। कौन अपोज कर रहा है? तो वो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वो चलाता है। उसका जो चेहरा है वो अजीत शाही है। पहले टीवी चैनल में यहाँ पे काम करता था, नौकरी वोकरी चली गई तो यही जो है मुसलमानों की खातिरदारी करने में लगा हुआ है। वहाँ हमास के समर्थन में काम करता है और वो अपील कर रहा है कि भाई मोहन भागवत का जो है वो प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। ये टर्की के एजेंट्स लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं जो राहुल गांधी की व्यवस्था करते हैं जब वो अमेरिका में ट्रिप पे जाते हैं। सारी तस्वीरें हैं, कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो बेसिकली वहाँ दिक्कत क्या है? ये इस्लामिस्ट है। हिंदू नाम के पीछे जो इन लोगों का चरित्र रहा है,
कि जिहाद को समर्थन करना, हमास को समर्थन करना, आतंकवादियों को ये वही कट्टरपंथी गैंग है, कांग्रेसी गैंग है, जो मोहन भागवत के प्रोग्राम को जो है वो रुकवाने की कोशिश में है। लेकिन हाथी चले बाजार और कुछ लोग भौंके हजार, तो उनको भौंकने देने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यक्रम होगा और जबरदस्त कार्यक्रम होगा। और ये ममदानी को लेकर के बहुत सारे लोग बिगुल फूंक रहे थे ना, जब वो कैंपेन में चल रहा था, तो कैंपेन में कहता था कि अगर मोदी न्यूयॉर्क आएंगे तो उनको अरेस्ट करवा दूंगा, मोहन भागवत न्यूयॉर्क आएंगे तो अरेस्ट करवा देंगे। वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, न्यूयॉर्क पहुंच भी गए हैं, भव्य स्वागत भी हो रहा है और कार्यक्रम भी होगा, कोई इसे टाल नहीं सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।